गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र के किसी भी स्टूडेंट के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या होती है। एक स्टूडेंट को अर्थशास्त्र क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, यह समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र का विकास कहाँ से हुआ, तो हम मानव विकास के क्रमिक विकास इतिहास के साथ साथ अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि अर्थशास्त्र का जन्म 1776 में एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन से हुआ। लेकिन समाज की मान्यताओं और विचारधाराओं में परिवर्तनशीलता के आधार पर यदि अर्थशास्त्र के विकास के चरण को देखा जाए तो अर्थशास्त्र के विकास का प्रथम चरण हम कह सकते हैं कि आदिम युग के नाम से जो युग जाना जाता था वह अर्थशास्त्र के विकास का प्रथम चरण है। इस युग में व्यक्ति अपनी परंपराओं तथा सुविधाओं के अनुसार आर्थिक समस्याओं को हल कर लेता था। द्वितीय चरण शिक्षित और सभ्य समाज का था। इस युग में मानव की आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन के साथ जोड़ा जाने लगा। धन की तुलना में धर्म को प्रधानता दी जाने लगी। तीसरी स्टेज जो है उसमें आर्थिक विकास के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। अर्थव्यवस्था को राज्य की नीति के अनुरूप चलाने की व्यवस्था इस थर्ड स्टेज में की जाती थी। थर्ड स्टेज में अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति के साथ ऐसे स्थापित हो चुका था, मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा। फोर्थ स्टेज की अगर बात करें तो उस समय तक अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। व्यापारवाद या वाणिज्यवाद के नाम से जो युग 16वीं शताब्दी का माना जाता था, वह युग अर्थशास्त्र के विकास का फोर्थ स्टेज या चतुर्थ चरण कहा जाता है। इसमें अर्थशास्त्र के विकास की परंपराएं चलती रही। जो फिफ्थ स्टेज है या पांचवी स्टेज है, उस स्टेज को वैज्ञानिक विचारधारा के नाम से संबोधित किया गया। डेकार्टो, कांट, ह्यूम, लॉक आदि कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रकृति एवं अर्थशास्त्र की सारगर्भित व्याख्या की और उन्होंने बताया कि आर्थिक व्यवहार को भी वैज्ञानिक आधार पर पढ़ा जा सकता है। तो स्टेजेस के आधार पर हम अर्थशास्त्र के विकास की परंपरा को अगर देखते हैं तो उसी के आधार पर उसकी परिभाषाएं भी निकलती हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ अर्थशास्त्र का वैसे वैसे उसकी परिभाषाएं भी दी गई। सामान्य तौर पर अध्ययन की सुविधा के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली धन संबंधी परिभाषा, दूसरी कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरी दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, चौथी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं और पांचवी आधुनिक अथवा विकास केंद्रित परिभाषाएं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इन परिभाषाओं को दिया है। अब हम बात करते हैं धन संबंधी परिभाषाओं की। धन संबंधी परिभाषाओं को जिन अर्थशास्त्रियों ने दिया, उनका मानना था
कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन का अर्जन करने तथा उसे व्यय करने का अध्ययन ही किया जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज में अर्थशास्त्र को वह शास्त्र बताया जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों का खोज करता है। धन संबंधी परिभाषाओं में जेबी से ने अपनी परिभाषा दी, सीनियर ने, अमेरिका के अर्थशास्त्री वॉकर ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने धन संबंधी परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं का मूल जो है वो ये था कि मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। मनुष्य का स्थान गौण है। इसलिए इन परिभाषाओं की आलोचना भी की गई कि धन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, धन का अर्थ जो है वो संकुचित कर दिया गया है, मानव पूंजी पर न तो ध्यान दिया जाता है और न ही इसका अध्ययन किया जा रहा है, मानवीय कल्याण को इसमें गौण बता दिया गया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो संकुचित कर दिया गया। तो इस तरह से कई बिंदुओं पर इस धन संबंधी परिभाषा में आलोचनाएं की गई। अगली परिभाषाएं आती है कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इस विचार को मानने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, कैनन तथा क्लार्क थे। इन अर्थशास्त्रियों ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है धन प्राप्त करना नहीं है। धन तो केवल साधन है, साध्य मानव कल्याण है कि हम मानव कल्याण के लिए धन के द्वारा प्रयास करते हैं। मार्शल ने ये कहा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। पिगू ने भी इसी तरह की परिभाषा दी मुद्रा रूपी मापदंड के आधार पर। कैनन ने भी परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं में मानव को प्रधानता दी गई। मानव सामाजिक और वास्तविक मानव बताया गया जो समाज में रहता है। मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन इस परिभाषाओं में बताया गया है। सामान्य जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। मुद्रा के द्वारा हम भौतिक कल्याण को माप सकते हैं, ऐसा इन अर्थशास्त्रियों ने माना। इसी तरह आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। लेकिन कुछ बिंदुओं पर इन कल्याण संबंधी परिभाषाओं की भी आलोचनाएं की गई कि हम कल्याण को नहीं माप सकते हैं क्योंकि कल्याण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। एक व्यक्ति एक समय में किसी चीज़ से कल्याण प्राप्त कर सकता है और वही व्यक्ति किसी दूसरी अवस्था में उस वस्तु से कल्याण की प्राप्ति नहीं करता है। तो जब हम पूरे समाज का अध्ययन करेंगे तो वहाँ कल्याण का मापना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, ये कहा गया कि हमेशा अर्थशास्त्र में मानव के कल्याण को देखते हुए ही आर्थिक क्रियाएं की जाए। अर्थशास्त्र का संबंध सदैव मानव कल्याण से नहीं होता है। ऐसी भी क्रियाएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं जो कल्याण से इतर होती हैं, जैसे शराब बनाने और बेचने की क्रिया आर्थिक क्रिया तो है लेकिन मानव कल्याण में वृद्धि नहीं करती है। इसी तरह यह भी कहा गया कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। मार्शल की परिभाषा को संकुचित भी कहा गया। अर्थशास्त्र सिर्फ भौतिक कल्याण को देखता है, यह भी गलत है क्योंकि मनोवैज्ञानिक धारणा है जो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप बदल सकता है। अब हम
बात करते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। उन्होंने 1932 में अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को अलग ही तरह से परिभाषित किया। रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्य व सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषाओं में स्टिगलर ने भी अपनी परिभाषा दी, फ्रिडमैन ने भी दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी। प्रमुख परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की है। उस परिभाषा को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है कि जो मानव है उसकी आवश्यकताएं अनंत है। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता जो है वह भिन्न भिन्न होती है, कि कोई आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, किसी की कम आवश्यकता है, तो हम एक क्रम में उन आवश्यकताओं को रख सकते हैं उनकी तीव्रता के आधार पर। तीसरा, ये कहा गया कि साधनों की जो सीमितता है, साधन असीमित नहीं है, साधन हमारे पास सीमित है। इन साधनों को 2 भागों में बांटा गया, मानव प्रदत्त और प्राकृतिक। इसके आधार पर अर्थशास्त्र सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास है। इन परिभाषाओं की जो विशेषता है वो देखी जाए तो इन परिभाषाओं में अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया। विश्लेषणात्मक परिभाषा दी गई, लेकिन कुछ बिंदुओं पर रॉबिन्सन की परिभाषाओं या दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की गई कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया। दूसरा, ये कहा गया कि जो सामने है साध्य और साधन, उनके बीच ही सामंजस्य जो है उसके आधार पर आर्थिक क्रियाओं का हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो एक स्थैतिक विश्लेषण है। साधनों को बढ़ाने की समस्या और आर्थिक विकास की समस्या रॉबिन्सन की परिभाषा से बाहर है। ऐसे ही पूर्ण रोजगार की उन्होंने मान्यता ली, जिसे गलत कहा गया। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं है। आर्थिक युग में आर्थिक नियोजन और कल्याणकारी क्रियाओं की प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अर्थशास्त्र को अच्छे बुरे का विश्लेषण कर क्या होना चाहिए का मार्गदर्शन करना ही पड़ता है। तो इस तरह से कुछ बिंदुओं पर अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की भी आलोचना की गई। अब आती है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। भारतीय विचारधारा जो है वह आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा से जुड़ी हुई कही जा सकती है। हमारे यहाँ गांधी जी हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, कई ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आवश्यकताओं को कम करके सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर जीवन जीने का ध्येय रखा और लोगों को यह सीख दी। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर प्रोफेसर मेहता ने एक धारणा दी कि अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति से संभव नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं की कमी एवं समाप्ति में निहित है। आवश्यकताओं की वृद्धि से मानव संतोष बढ़ने के स्थान पर घटता है। अधिकतम संतोष एवं अनंत आवश्यकताएं एक दूसरे से पूर्णतः असंगत है। जो प्रोफेसर मेहता की परिभाषा है वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुकूल है। इस विचारधारा के आधार पर कुछ जो विशेषताएं निकल कर आती है वो ये है कि अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में होता है। दूसरा, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना नहीं है। तीसरा, इच्छाओं के
चयन की समस्या। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि व्यक्ति को इस समस्या से छुटकारा तभी मिल सकता है जब इच्छाओं और आवश्यकताओं को कम से कम किया जाए। आवश्यकताओं का परित्याग ही कर दिया जाए तो इच्छाओं के चयन की समस्या ही नहीं रहेगी। फिर इसकी विशेषता कि मानवीय व्यवहार, कि ये जो मानवीय व्यवहार है यही अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी प्रोफेसर मेहता 2 उपाय बताते हैं। वे बाह्य शक्तियां जो मस्तिष्क में असंतुलन उत्पन्न करती हैं उनमें पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, मानसिक संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए मस्तिष्क को बाह्य प्रभावों से मुक्त रखना चाहिए। अंतिम, आधुनिक और विकास केंद्रित परिभाषाएं। जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास हुआ, विचारधाराएं बदली, सोच बदली, उसके अनुरूप अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी बदलती रही। वर्तमान समय में आर्थिक विकास की समस्या को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया गया, तो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी विकास केंद्रित परिभाषाएं बनी। इन परिभाषाओं में प्रमुख परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन, के.जी. सेठ, बेनहम, मिल्टन फ्रीडमैन, हेंडरसन एंड क्वांट, इन सब अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी। सैमुअल्सन ने जो परिभाषा दी उसकी विशेषताएं, उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो प्रायोगिक विषय है, निरंतर विकास जो है वो चलता रहता है। इसी तरह वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों का असीमित लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयुक्त आवंटन की समस्या को अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय उन्होंने बताया। सैमुअल्सन ने मौद्रिक व्यवस्था की अनुपस्थिति में साध्यों के मध्य वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के वितरण की समस्या पर भी विचार किया। आर्थिक विकास को अपनी परिभाषा में उन्होंने शामिल किया, गत्यात्मक दृष्टिकोण उन्होंने दिया। निष्कर्ष तौर पे अगर हम देखें कि अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है, तो हम किसी एक परिभाषा को श्रेष्ठतम या उपयुक्त परिभाषा नहीं कह सकते हैं। अगर हम कल्याण को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं तो मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ है, लेकिन यदि हम व्यवहारिक पक्ष को देख रहे हैं, सीमित साधन, अनंत आवश्यकताएं, तो रॉबिन्सन की परिभाषा भी श्रेष्ठ है। जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनमें पुरानी परिभाषाओं की कमियों को दूर करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ते हुए विकास केंद्रित परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम किसी एक परिभाषा को श्रेष्ठतम परिभाषा या अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा नहीं कह सकते हैं। अर्थशास्त्र चूँकि विकासशील शास्त्र है, इसका विकास निरंतर चल रहा है। समय के साथ साथ अर्थशास्त्रियों के विचार भी बदलते हैं, उसी के अनुरूप परिभाषाएं भी परिवर्तित होती रहती है। इसलिए विकास केंद्रित परिभाषाओं का अभी और विकास होना बाकी है। कितना और किस प्रकार का विकास होगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निरंतर अर्थशास्त्र का विकास भी चल रहा है और इसकी परिभाषाओं का विकास भी चल रहा है। धन्यवाद।